अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हम उसे इस सफ़र में अपना अमीर मुकर्रर कर चुके हैं। निज़ाम उरैज़ी ने कहा, उसने कोई गलत हरकत की तो हम उसे रोकेंगे, मगर उसकी ज़ाती सतह पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हमें सही सलामत बहुत जल्द गजनी पहुंचना और सुल्तान को खबर करना है कि वो राजा जयपाल का हमला रोकने की तैयारी कर ले। तुम सादा लो इंसान हो। कासम बल्खी ने कहा, यह शख्स हमें धोखा देगा। काफिला पिशावर से हटकर गुजरता उन पहाड़ों में दाखिल हो चुका था जहां आज दर्रा खैबर है। इमरान उस रास्ते से वाकिफ था। इस सिलसिला कोहिस्तान में पानी की किल्लत थी। इमरान इसमें दाखिल होने से पहले एक गांव में जाकर काफिले के खाने पीने की चीज़ें ले आया था। उसने सबको खुशखबरी सुनाई थी कि वो अब महफूज इलाके में आ गए हैं जहां पकड़े जाने का खतरा नहीं रहा। इसी इलाके में उन्होंने क़याम किया। मौसम गर्मियों का था और ये पहाड़ बेआब गया थे। दिन के वक्त इनसे शोले निकलने लगते थे। पत्थर दहकते अंगारों की तरह गर्म रहते थे। आधी रात तक काफिला चलता रहा, फिर आराम के लिए रुक गया। घोड़े अलग बांध दिए गए, सब इधर उधर लेट गए। इमरान हर रात की तरह सबसे हटकर लेटा। थक्कन ने सबको फौरन सुला दिया। चांद जो आधी रात के बाद ऊपर आया करता था, पहाड़ियों के हक में उड़ता आ रहा था। कासम बल्खी की आंख खुल गई। उसने अपने करीब से एक साया गुजरते देखा। बल्खी उठ बैठा। उसके हमसफर उससे दूर दूर गहरी नींद सोए हुए थे। कासम बल्खी ने सरगोशी की, फातिमा। साया रुक गया। वो फातिमा ही थी, मगर कासम बल्खी फातिमा के अलावा कोई और लफ्ज़ ऐसा नहीं बोल सकता था जो फातिमा समझ सकती। उसने इशारों में अपना मुद्दा फातिमा को समझाने की कोशिश की। उस तरफ इशारा किया जिधर इमरान सोया हुआ था। फिर नफरत का इजहार किया। उसने इशारे किए जो फातिमा समझ गई। वो उसे कह रहा था कि इमरान अच्छा आदमी नहीं है और वो उसे धोखा दे रहा है। वो रशी के साथ शादी करेगा और ये कि फातिमा ने अपने इतने कीमती जेवरात इमरान को देकर गलती की है। कासिम बल्कि उसे ज़रा और परे ले गया और एक जगह बिठाकर दबे पांव इमरान के करीब चला गया। इमरान थकान और जवानी की गहरी नींद सोया हुआ था। चमड़े की वो थैली जिसमें सोने के सिक्कों और जेवरात की शिकल में ज़्यादा राह बंद था, इमरान के सर के करीब पड़ी थी। बल्कि ने निहायत आहिस्ता आहिस्ता थैली की तरफ हाथ बढ़ाया और थैली उठा ली। इमरान की आंख ना खुली। बल्कि जिस तरह दबे पांव आया था उसी तरह दबे पांव चला गया। उसने फातिमा को थैली दी और उसे अपने साथ घोड़ों तक ले गया। घोड़े कुछ दूर बंधे थे। बल्कि ने दो घोड़ों पर जैनें डाली। एक घोड़े की लगाम फातिमा के हाथों में दी, दूसरे की खुद पकड़ी और निहायत आहिस्ता आहिस्ता दोनों चल पड़े। कुछ दूर पैदल चले। कासिम बल्खी ने फातिमा को घोड़े पर सवार होने का इशारा किया। उसने सर हिलाकर बताया कि वो घुड़सवारी नहीं कर सकती। बल्कि ने उसके घोड़े की लगाम अपने घोड़े की जैन के साथ बांध ली और फातिमा को अपने घोड़े पर सवार करा लिया। थैली फातिमा के हाथ में थी। दो घोड़े सर पर दौड़े तो उनके टापों की आवाज़ बेआबो गया वादियों में गूंजी। सबसे पहले इमरान की आंख खुली। रात के सन्नाटे में दो घोड़ों के सुमों की आवाज़ इतनी बुलंद सुनाई दे रही थी जैसे बिल्कुल करीब हों। इमरान ने सबसे पहले थैली देखी। वहाँ थैली नहीं थी। निज़ाम उरैज़ी और जगमोहन भी जो जब्बार बन चुका था जाग उठे। उन्होंने जाकर अपने घोड़े देखे। दो घोड़े गायब थे। कासिम बल्खी और फातिमा भी नहीं थे। वो दूर नहीं गए होंगे। निज़ाम उरैज़ी ने इमरान से अपनी ज़बान में कहा, चलो हम दोनों उनका पीछा करते हैं। मैं उस शख्स को अपने हाथों कत्ल करूंगा। नहीं, इमरान ने कहा, वो जिस लड़की को ले गया है वो हमारी मलकियत नहीं थी, और वो जो रकम और जेवरात ले गया है वो सल्तनत गजनी का ख़जाना नहीं था। उन्हें पकड़ना हमारे फ़राइज़ में शामिल नहीं बल्कि फ़र्ज से इनहराफ है। निज़ाम भाई, मैं तुम दोनों को लाहौर की कैद से इसलिए जल्दी फरार कराना चाहता था कि राजा का अगला हरबा ये होता कि तुम दोनों के दरमियान एक बड़ी ही हसीन हिंदू लड़की बिठा दी जाती। फिर तुम दोनों भूल ही जाते कि तुम्हारा वतन कौन सा और तुम्हारा मजहब क्या है। तुम हिंदू राज के आलाइकार बनकर अपनी सल्तनत के लिए खतरा बन जाते। ये नुस्वानी हुस्न और सोने का जादू है जो पत्थरों को मोम कर दिया करता है। ये दीन ईमान का बड़ा ही सख्त इम्तिहान होता है। घोड़ों की आवाज़ बहुत दूर चली गई थी और थोड़ी देर बाद रात के सन्नाटे में तहलील हो गई। मेरी तो नींद उड़ गई है, निज़ाम उरैज़ी ने कहा। चलो चल पड़े। एक घोड़े पर रशी को और दूसरे पर जगमहन को सवार किया गया। इमरान और उरैज़ी पैदल चल पड़े। उन्होंने तय किया कि वो बारी बारी घोड़े पर सवार होंगे। रशी के घोड़े की बाग इमरान ने पकड़ ली और वह घोड़े के साथ साथ चल पड़ा। वो फातिमा को ज़बरदस्ती ले गया होगा, रशी ने कहा। नहीं, इमरान ने कहा, मुझे यकीन है कि वो खुद गई है।
बल्कि वो कासिम को साथ ले गई है। अच्छा हुआ कि वो चली गई है। सुबह तुलू हुई तो कासिम, बल्कि और फातिमा बहुत दूर निकल गए थे। वो घोड़े को दौड़ाते रहे थे। दूसरा घोड़ा साथ साथ दौड़ता जा रहा था। वो बल्कि के घोड़े के साथ बंधा हुआ था। कासिम बल्कि उस रास्ते पर जा रहा था जो उन फौजों ने बनाया था जो हिंदुस्तान पर हमलावर होती रही थी। बल्कि उसी रास्ते से कैदी की हैसियत से राजा जयपाल की बची कुची फौज के साथ आया था। ये वाहिद रास्ता था जिस पर भटकने का खतरा नहीं था। मगर सूरज पहाड़ों के अकब से उभरा तो कासिम बल्कि को पहाड़ों का एक एक पत्थर नजर आने लगा। तब उसे ख्याल आया कि वो मुजरिम है, चोर है, और वो दूर से नजर आ सकता है। ये खतरा तो था ही कि इमरान और निज़ाम उरैज़ी उसके ताक़ुब में आएंगे, इसलिए वो घोड़ा दौड़ाता रहा था। वो पुराना सिपाही और तजर्बेकार सवार था, मगर जहन पर जुर्म का जो बोझ था उसने उसे सोचना ही ना दिया कि घोड़े थक जाएंगे। इलाका मैदानी नहीं, पहाड़ी था। रास्ता घूमता और ऊपर ही ऊपर चढ़ता जा रहा था। उस घोड़े की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी थी जिस पर वो फातिमा के साथ सवार था। उसका पसीना इतना फूट रहा था कि जिस्म से टपक रहा था, सांसें फूल गई थीं। दूसरे घोड़े की हालत इसलिए कुछ बेहतर थी कि उसकी पीठ पर वजन नहीं था। कासिम बल्कि ने घोड़ा रोक लिया, इधर उधर देखा। घास की कहीं एक पत्ती भी नजर नहीं आती थी, न कहीं पानी का नामो निशान था। इस खतरे के पेश नज़र के उसके साथी उसके ताकों में आ रहे होंगे, वो रास्ते से उतर गया और एक अमूदी चट्टान के साए में जा रुका। जरा सी देर घोड़ों को आराम दिया, फिर वो दूसरे घोड़े पर सवार हो गए और ऊपर आकर रास्ते पर चल पड़े। उसके ताकों में कोई भी नहीं आ रहा था। इमरान अपने साथियों के साथ इंसान के पैदल चलने की रफ्तार से चला जा रहा था। वो बारी बारी घोड़े पर सवार होते थे। रशी को सवार ही रहने दिया गया। सूरज ऊपर आ गया तो वो भी चलते गए। पहाड़ों का साया उन्हें फायदा दे रहा था। गर्मी बढ़ रही थी। पहाड़ झुलसने लगे तो उन्होंने रास्ते से उतरकर एक जगह देख ली जहां शाम तक साया रह सकता था। इमरान ने अपने काफिले को शाम तक के लिए वहां रोक लिया। कासिम बल्कि कहीं रुकने से डर रहा था। उसे कोफत भी महसूस हुई, फिर उसे गुस्सा भी आने लगा। वो देख रहा था कि ये घोड़ा भी थक गया था। मुसलसल चढ़ाई चढ़ते चढ़ते घोड़े का दमखम खत्म हो गया था। दूसरा घोड़ा पहले ही थका हुआ था। ये दोनों घोड़े फौज के नहीं बल्कि सिराय के अस्तबल में बंधे रहने वाले किराए के घोड़े थे, जो लोग थोड़े से फासले तक जाने के लिए किराए पर ले जाया करते थे। जगमोहन भी ये घोड़े ये कहकर लाया था कि मेहमानों को साथ वाले गांव तक ले जाना और लाना है। ये घोड़े पहाड़ी इलाके में ज्यादा देर तक भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कासिम बल्कि के पास इसका इलाज ये था कि ताकुब को नाकाम करने के लिए रास्ते से हटकर चले और वादियों के अंदर से छोटा रास्ता तलाश करे। वो घोड़ों को नीचे ले गया। सूरज सर पर आ गया था। पहाड़ों ने ऐसी तपिश उगलनी शुरू कर दी जो बर्दाश्त नहीं होती थी। दोनों घोड़े से उतरकर चलने लगे। फातिमा चंद कदम चलकर हार गई। उसे पहाड़ डराने लगे। बल्कि ने इशारों में उसकी हौसला अफजाई की और मुस्कराया भी, मगर बल्कि का अपना हौसला टूट रहा था। घोड़े अब वजन के बगैर भी कदम घसीट कर चल रहे थे। बल्कि ने एक चट्टान का साया देखा और वहीं बैठ गया। फातिमा उसके करीब ढेर होने के अंदाज से बैठ गई। रकम और जेवरात की पोटली उसके हाथ में थी, जिसे उसने कासिम बल्कि के आगे यूं फेंक दिया जैसे उसके साथ उसे कोई दिलचस्पी ना हो। घोड़े बेचैनी से उधर उधर देख रहे थे। फातिमा ने हाथ होंठों से लगाकर बताया कि वो प्यास से मरी जा रही है। कासिम बल्कि ने सर हिलाकर बताया कि यहाँ पानी मिलना मुश्किल है। फातिमा ने इशारा किया कि उधर उधर देखते हैं। बल्कि उठा और पानी की तलाश में चला गया। बहुत देर बाद मायूस वापस आया और फातिमा के पास बैठ गया। नाजरीन, सूरज गरूब होने के बाद इमरान के काफिले ने वो खुश्क मेवे खाए जो वो पिशावर के करीब के एक गांव से खरीद लाया था। पानी का एक छोटा मशकीज़ा भी बाकी था। तीनों ने पानी पिया और चल पड़े। वो कासिम बल्कि और फातिमा से बहुत दूर थे। हमारा सफ़र थोड़ा रह गया है, इमरान ने कहा, मगर सफ़र का यही हिस्सा दुश्वार और सब्र आजमा है। घोड़े प्यासे हैं, इन्हें हम दौड़ा नहीं सकते। ये प्यासे ना हों तो भी पहाड़ी इलाके में दौड़ने के काबिल नहीं। हमें गजनी पहुंचना है। हमें अच्छी किस्म का एक घोड़ा मिल गया तो हम में से एक आदमी तेजी से जा सकता है। अगर कोई सवार मिल गया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इमरान, रशी ने हंसकर कहा, तुम इस्लाम को खुदा का मजहब कहते हो। अपने खुदा से कहो ना कि घोड़ों को पानी दे दे। कहने की ज़रूरत नहीं। इमरान ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा, ये घोड़े प्यास से नहीं मरेंगे। हम खुदा की राह पर चले जा रहे हैं। हमने ये सारा सफ़र खुदा की आफियत में तय किया है। राजा जयपाल ने निज़ाम उरैज़ी और कासिम बल्कि को पकड़ने के लिए पिशावर से आगे तक रास्ते रोक रखे हैं, मगर हम निकल आए हैं। मैं तुम्हें अब अपने मुतालिक एक राज बताता हूँ
मैं मुल्तान का नहीं गजनी के इलाके का रहने वाला हूँ। मैं गजनी का जासूस हूँ और मेरे दोनों साथी गजनी की फौज के ओहदेदार हैं जो राजा के कैदी थे। मैंने इन्हें फरार कराया है। मैंने तुम्हें भी मौत के मुंह से निकाला है। चूंकि ये दोनों काम खुदा की खुशनुदी के लिए किए हैं, इसलिए खुदा ने मेरी मदद की है और वो दोनों गुनहगार हमें लौट कर भाग गए हैं। उनका अंजाम भयानक होगा। हमारे दिलों में अल्लाह की खुशनुदी रही तो ये पत्थर भी हमें पानी देंगे। और पत्थरों ने उन्हें पानी दे दिया। आधी रात गुजर गई थी। चांद ऊपर आ गया था। घोड़े अपनी चाल चले जा रहे थे। दाईं तरफ एक वादी रास्ते से आ मिलती थी। वहां जाकर दोनों घोड़े रुक गए। लगामें झटकने पर भी न चले। इमरान ने घोड़ों के मुंह देखे। दोनों घोड़े नथने फैला रहे थे और दोनों वादी की तरफ देखते थे। दोनों आहिस्ता से हिनहिनाए और वादी की तरफ चल पड़े। उतरो रशी। इमरान ने घोड़े के पहलू में जाकर रशी को अपनी बाहों में लेकर उतारा और कहा, इन्होंने पानी की मुश्किलें ली है, पानी करीब ही होगा। दूसरे घोड़े पर निजाम उरैजी सवार था, वो भी उतर आया। दोनों घोड़े वादी के अंदर दौड़ पड़े। कुदरत ने जानवर को यह वस्फ अता कर रखा है कि पानी की बू दूर से सूंघ लेते हैं। बाज़ छोटे छोटे जानवर और परिंदे बारिश से बहुत पहले महसूस कर लेते हैं कि बारिश बरसेगी। इन दोनों घोड़ों ने पानी की मुश्किल ले ली थी। इमरान ने पहले ही अपने साथियों को बता रखा था कि इस खुश्क पहाड़ी खित्ते में कहीं कहीं पानी मिल जाता है। घोड़े दौड़ते गए। इमरान भी अपने साथियों के साथ घोड़ों के पीछे गया। कुछ दूर अंदर जाकर घोड़े रुक गए। वहां पहाड़ का दामन एक वसी और बुलंद गार की तरह कटा हुआ था। चांदनी में वहां पानी साफ नजर आ रहा था। वहां शायद चश्मा था। घोड़े पानी पी रहे थे। पानी की वजह से वहां थोड़ी सी घास भी थी। घोड़े पानी पीकर घास खाने लगे। उनके सवार बैठ गए कि घोड़े शेर हो जाएं। उस वक्त कासिम बल्खी और फातिमा गजनी की सिमत जा रहे थे, मगर वो जा कहीं भी नहीं रहे थे। वादियों में भटक रहे थे। बल्खी गजनी के आम रास्ते पर जाते डरता था। उसे तवक्को थी कि पहाड़ियों के अंदर अंदर से वो लमगान में निकल जाएगा, मगर ये वादियां ऐसी थी कि घूम फिर कर एक दूसरे में गुडमुड हो जाती थीं। घोड़े भी रह गए थे और ये दोनों इंसान भी थक हार गए थे। बल्खी ने घोड़ा रोक लिया और दोनों उतर रहे। कासिम बल्खी लेट गया। उसे भूख और प्यास के साथ नींद भी परेशान कर रही थी। फातिमा उसके साथ लेट गई। वो रास्ते से तो भटक गए थे, मगर राह फरार मौजूद थी जो दोनों ने एक दूसरे में देख ली। वो ख्वाबो ख्याल के बागों में पहुंच गए। फिर दोनों गहरी नींद सो गए। कासिम बल्खी घबरा कर उठा। रात गुजर गई थी। सूरज चमक रहा था। उसने देखा कि कल वो इसी जगह से गुजरे थे। उसने फातिमा को जगाया। वो एक दूसरे का सामना करने से घबरा रहे थे। वो रवाना होने के लिए उठे तो देखा कि घोड़े गायब थे। इधर उधर देखा, घोड़े कहीं भी नजर न आए। बल्कि के दिल में यह डर पैदा हुआ कि उसके साथी आकर उनके घोड़े ले गए हैं और इन दोनों को भटक भटक कर प्यासा मरने के लिए छोड़ गए हैं। लेकिन घोड़े पानी और चारे की तलाश में दूर निकल गए थे। बल्कि घबरा कर घोड़ों की तलाश में दौड़ा और मायूस और खौफजदा वापस आ गया। उसने फातिमा का बाजू पकड़ा और पागलों की तरह एक तरफ दौड़ पड़ा। फातिमा दौड़ते दौड़ते गिर पड़ी। उसमें तो चलने की हिम्मत नहीं थी। बल्कि ने उसे उठाकर कंधे पर डाला, रकम और सोने की थैली हाथ में ली और चल पड़ा। उसके दिल में यही डर था कि इमरान और उरैजी कहीं करीब मौजूद होंगे और जब वो बेहाल हो चुका होगा तो वो आकर उसे थैली छीन लेंगे और फातिमा को भी ले जाएंगे। कासिम, उसे फातिमा की सरगोशी सुनाई दी। वो होश में आ गई थी। पानी। फातिमा का मुंह खुल गया था। जबान होंठों पर आ गई थी। फातिमा को होश में आता देखकर बल्खी की ज़हनी हालत कुछ संभल गई। उसने फातिमा को अपने सामने बिठा लिया और उसके कंधे पकड़कर झंझोड़े। तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगी फातिमा। कासिम बल्खी ने अपनी जबान में बोलना शुरू कर दिया। हम बलख के रास्ते से नहीं, खुदा के रास्ते से भटक गए हैं। इस रास्ते से हट जाने वालों को यही अंजाम होता है। मैं मर्दे मैदान था। मैदान जंग में ऐसी ही पहाड़ियों में, बर्फबारी में, रेगिस्तानों में लड़ा हूँ। मैं जख्मी भी हुआ था। मेरे साथी भी जख्मी हुए थे। बाज के बाजू कट गए थे। टांगें भी कट गई थीं। हम भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे। हमारे जख्मों से खून बह गया था, मगर हम में से कोई भी इस तरह बेबस और लाचार नहीं हुआ करता था। मेरा खून और पसीना निकल जाने से मेरे जिस्म की तवानाई इस तरह ख़त्म नहीं हुआ करती थी। जानती हो क्यों? उसने फातिमा को झंझोड़ा, मगर वो उसकी ज़बान नहीं समझती थी। मुंह और आंखें खोले उसे देख रही थी। वो इतना समझ गई कि जिस खूबरू जवान को उसने जज्बात की प्यास बुझाने वाला चश्मा समझा था, वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। चश्मा सूख गया है। मैदान जंग में मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह लड़ा करती थी। बल्कि ने कहा, मैं चोर नहीं था। अब हम दोनों को जिस्मानी प्यास और सोने की हवस ने गुमराह किया है।
सिर्फ 2-3 दिन पैदल चलने से मेरे जिस्म में जान नहीं रही। मुझे अपने जिस्म से बदबू आती है, तुम्हारे जिस्म से भी बदबू आती है। हम गुनहगार हैं फातिमा, गुनहगारों की कोई मंजिल नहीं होती, गुनहगारों का अंजाम हुआ करता है। वो इस दुनिया में ऐश करते और अगली दुनिया में जलते हैं, या हम जैसे इसी दुनिया में जल जल कर मरते हैं। मंजिल मेरे दोस्तों को मिलेगी जो सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। मंजिल उस हिंदू लड़की और उसके हिंदू भाई को मिलेगी जिन्होंने ये राज पा लिया है कि खुदा पत्थर और मिट्टी के नहीं हुआ करते। इमरान ने उन्हें खुदाए वहदहू ला शरीक दिखाया है। अब हमें मरना है। इमरान, निज़ाम, मुरैज़ी और रशी चले जा रहे थे। सफ़र के 1.5-2 दिन बाकी थे। अब रास्ता नीचे उतर रहा था। उनके घोड़ों को रास्ते में एक और जगह भी पानी मिल गया था, मगर घोड़ों की रफ्तार तेज नहीं हो सकती थी क्योंकि 2 आदमियों को साथ पैदल चलना पड़ता था। दूसरी वजह यह थी कि ये घोड़े पहाड़ी इलाके में ज़्यादा दूर तक दौड़ने के काबिल नहीं थे। निज़ाम मुरैज़ी को बाएं तरफ दूर नीचे वादी में 2 घोड़े खड़े नजर आए। वहाँ कुछ घास थी जो ये घोड़े खा रहे थे। घोड़ों पर ज़ेनें कसी हुई थीं। कोई सवार नजर नहीं आता था। इमरान, निज़ाम मुरैज़ी ने इमरान से कहा, तुमने कहा था कि कोई घोड़ा मिल जाए तो तुम उसके सवार को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करोगे। वो देखो 2 घोड़े। अगर मैं ख्वाब नहीं देख रहा तो ये घोड़े अपने ही मालूम होते हैं। इमरान ने कहा। नीचे उतरने का रास्ता देखकर वो नीचे उतर गए। करीब जाकर देखा घोड़े वही थे जो कासिम बल्खी लेकर भागा था, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। इमरान और निज़ाम मुरैज़ी ने तलवारें निकाल लीं। खतरा था कि बल्खी मुकाबला करेगा। जगह ऐसी थी कि वो घास से उठकर अचानक हमला कर सकता था। तलाश के बावजूद बल्खी और फातिमा नजर न आए। इमरान और निज़ाम ने बल्खी को पुकारना शुरू कर दिया, सामने आ जाओ कासिम, हम भूल जाएंगे कि तुमने क्या किया है। दोस्तों की तरह आ जाओ कासिम। मगर कोई जवाब न मिला। इमरान, निज़ाम मुरैज़ी ने कहा, उधर देखो गिद्ध उतर रहे हैं। वो फौजी था और कई जंगें लड़ चुका था। उसे मालूम था कि जहाँ जंग खत्म होती है वहाँ गिद्धों के गोल जमा हो जाते हैं। मैदान जंग के इर्द गिर्द कहीं भी गिद्ध उतर रहे हों तो ये सबूत होता था कि वहाँ किसी की लाश पड़ी है। इमरान ने भी गिद्ध उतरते देखे। वो और निज़ाम मुरैज़ी घोड़ों पर सवार हो गए। जगमोहन और रशी पहले ही घोड़ों पर सवार थे। सब उधर को गए जहाँ गिद्ध उतर रहे थे। वो जगह कमोबेश 1 मील दूर थी। करीब जाकर उन्होंने गिद्धों को पत्थर मारे ताकि देख सकें कि वो क्या खा रहे हैं। वो लाशें थीं, एक कासिम बल्खी की, दूसरी फातिमा की। गिद्धों ने उनके पेट फाड़ डाले थे। उन्हें मरे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। रकम और सोने की थैली कासिम बल्खी के हाथ में थी और हाथ की गिरफ्त अकड़ गई थी। इमरान उसकी उंगलियां खोलने की कोशिश करने लगा, मगर अकड़ी हुई उंगलियां खुलती नहीं थीं। रहने दो इमरान, निज़ाम मुरैज़ी ने कहा, यह खजाना इसी के पास रहने दो। इसी ने इसकी जान ली है। शायद इन दोनों की रूहें इस खजाने को देखकर मुतमईन हो जाएं। मुझे यकीन है कि ये प्यास, भूख और थकन से मरे हैं। अगर ये राहजनों के हाथ चढ़ गए होते तो ये थैली और फातिमा यहाँ ना होती, अकेला कासिम होता। इमरान ने कहा, बदनसीब, थोड़ा और आगे तक जा सकते। जहाँ इनके घोड़े खड़े थे तो इन्हें पानी मिल जाता। इबरत हासिल करो दोस्तों, इतनी रकम और इतना ज़्यादा सोना इन्हें मौत से बचा नहीं सका। सोना खाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता, बल्कि ये इंसानों को खा जाता है जो इसकी हवस में दीवाने हो जाते हैं। रशी के, जो अब रज़िया बन चुकी थी, आंसू निकले। अब वो 4 थे और उनके पास 4 ही घोड़े थे। वो रवाना हो गए और शाम को उस खित्ते में दाखिल हो गए जिसे उस दौर में लमगान कहते थे। ये सरसब्ज खित्ता था। सुल्तान महमूद को जब इतला दी गई कि लाहौर के 3 आदमी एक लड़की के साथ आए हैं तो वो जिस काम में मसरूफ था उसे अलग रख कर लाहौर से आने वालों को बुला लिया। अंदर इमरान और निज़ाम मुरैज़ी गए। जब्बार और रज़िया का सुल्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान ने सुल्तान को अपनी पूरी कारगुजारी सुनाई, बठंडा के जासूसों का कारनामा भी सुनाया और ये भी सुनाया कि वो एक हिंदू लड़की को किस तरह इंसानी कुर्बानी से बचा लाया और उसे और उसके भाई को मुसलमान कर लाया है। नाजरीन, कासिम बल्खी की वारदात और अंजाम सुनकर सुल्तान महमूद का चेहरा बुझ गया। कौम में ज़र और जन की जो हवस पैदा होती चली जा रही है, ये कौम को तारीख से नापीद कर देगी। सुल्तान महमूद ने कहा, इन्हीं 2 चीज़ों ने हमें खाना जंगी में उलझा रखा है। क्या तुम यकीन से कह रहे हो कि राजा जयपाल गजनी पर ज़रूर हमला करेगा? पूरे यकीन के साथ, इमरान ने जवाब दिया। उसकी रसद तबाह हो गई, लेकिन वहाँ रसद और सामान की कमी नहीं थी। राजा जयपाल अब तक ये कमी पूरी कर चुका होगा। तुम्हारे दूसरे साथी वहाँ क्या कर रहे हैं? सुल्तान महमूद ने पूछा। मुझे सही इत्तला मिलनी चाहिए कि वो कितनी फौज ला रहा है और कब आ रहा है।
बठंडा के आदमियों का कारनामा आपको सुना चुका हूँ। इमरान ने कहा, वो वहीं के रहने वाले जोशीले नौजवान हैं और अवैस तैयब की निगरानी में काम कर रहे हैं। अवैस इधर का रहने वाला है और बठंडा की एक मस्जिद में इमाम बना हुआ है। राजा जयपाल ने जो ही कूच किया, अवैस इतला भेज देगा। सुल्तान सद एहतराम निज़ाम मुरैज़ी ने कहा, आप किसी के इंतज़ार में ना बैठे रहें, तैयारी और पेशबंदी अभी से कर लें। राजा जयपाल की बातें मेरे साथ भी हुई थीं और मेरी मौजूदगी में वो अपने सलारों और सिपा सलार के साथ जो बातें करता रहा है वो भी मैंने गौर से सुनी हैं। अब कि ये राजा शिकस्त खाने नहीं आएगा, हम इतनी फौज कभी इकट्ठी नहीं कर सकते जितनी वो लाएगा। मुकाबला 6 और 1 का होगा। हमें ये जंग भी घात और शब खून के तरीके से लड़नी पड़ेगी। जयपाल इस खुश फहमी में मुब्तला है कि सुल्तान सबुक्तकीन की वफात के बाद गजनी में कोई काबिल फौजी कायद नहीं रहा। सुल्तान महमूद गजनवी गजनी बलख और खुरासान की सल्तनत के इंतजामी अमूर सुलझाने और उन्हें बेहतर तरीके से चलाने में मसरूफ़ था। उसकी तवज्जो फौज की भर्ती और ट्रेनिंग पर भी मरकूज थी। उसने उसी वक्त अपने सिपा सलार और दीगर सलारों को बुलाया। फौज की भलाई कमान उसके अपने हाथ में थी। ये यकीन हो चुका है कि हिंदुस्तान के राजू महाराजों की मुश्तरका फौज तीसरे हमले के लिए आ रही है। सुल्तान ने कहा, कमान पहले की तरह राजा जयपाल की होगी। उसकी नफरी की तादाद का इल्म नहीं हो सका। मेरा ख्याल है कि 1 लाख से कम नहीं होगी। हमारी तादाद बहरहाल कम होगी। लाहौर में हमारे आदमी ने उसकी रसद और सामान का जखीरा जला दिया है। इससे उसके कूच में ताख़ीर हो गई है। आप अपनी बदनसीबी को समझते हैं। आप अपनी पूरी फौज जंग में नहीं झोंक सकते। आपको कुछ दस्ते गजनी और दीगर जगहों पर रखने होंगे, क्योंकि जब हम दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे होंगे आपके भाई आपकी पीठ पर वार करेंगे। ये हमारे कौमी जज्बे का बड़ा ही सख्त इम्तिहान है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हिंदुओं का हमला कामयाब हो गया तो इसका नतीजा क्या होगा। आप सल्तनत गजनी के नहीं, खाना काबा के पासबान हैं। मुझे मेरे आलमों ने बताया है कि हिंदू दावे करते हैं कि हिंदुस्तान की सरहद दजला और फराज से भी आगे है और उस पर मुसलमान काबिज हैं। हिंदुओं को सिर्फ हमलावर कौम ना समझना। वो अपने साथ जोग्राफियाई दावे और बातिल मजहब ला रहे हैं। वो इस्लाम के फ़रोग़ को रोकने के लिए इस्लाम के असाबी मरकज़ पर वार करने आ रहे हैं। आप अपनी सल्तनत या अपने घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, खुदा के घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेंगे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।